Good morning, all of you. Now again, we will gathered here for the discussion about French Revolution. Now, this is the topic of NCERT book class 9 chapter 1, the French Revolution. Very first, you also know about the revolution. सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है. ठीक है, कि रेवोल्यूशन किस चीज़ को कहा जाता है. ठीक, तो रेवोल्यूशन व्हेन द ग्रुप ऑफ पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड रिवॉल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी जब एक कहना चाहिए कि बहुत सारे लोग साथ में मिलकर जब गवर्नमेंट के खिलाफ कोई जंग छेड़ देते हैं, रिवॉल्ट कर देते हैं, तो एक रिवॉल्यूशन कहलाता है. तो ऐसा क्या हुआ था फ्रांस के अंदर कि वहां के लोगों को रिवॉल्यूशन करना पड़ा. ठीक है, तो मैं शॉर्ट में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा. ठीक है, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का मतलब क्या. सबसे पहले आपको ये डेट्स याद रखनी है, 14 जुलाई 1789 एंड 1774. ठीक है, देयर आर टू डेट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स. नाउ द 14 जुलाई 1789, द डेट ऑफ रिवॉल्यूशन. उस दिन वहां पर लगभग 7000 लोगों ने मिलकर टाउन हॉल के सामने मीटिंग की. ठीक है, मीटिंग करने के बाद वहां पर उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ एक मार्च निकाल दिया. सारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, जेल को डिस्ट्रॉय कर दिया. ठीक है, वहां के ऑफिशियल्स की हत्या कर दी. तो एक केओस का मामला, मतलब समझ सकते हैं आप कि एक केओस की स्थिति बन गई थी, एक अराजकता की स्थिति बन गई थी फ्रांस के अंदर. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे यहां पर कि 1774 क्यों इंपॉर्टेंट है. 1774 लुई 16, ये फ्रेंच, ये रोमन पे लिखा है, इसको मैंने न्यूमेरिकल पर भी लिखा हुआ है 16, यानी लुई 16 उस समय फ्रांस के सम्राट बने. ठीक है, ये बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे. बर्बन इज द राजशाही फैमिली जो वहां पर फ्रांस में राज करती थी. ठीक है, तो वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन था. नाउ हियर द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लास्ट 18th सेंचुरी. ठीक है, कि लास्ट 18th सेंचुरी में फ्रेंच की सोसाइटी कैसी थी. ठीक है, हमको वो समझना है. सबसे पहले आप ये समझिए कि 18th सेंचुरी का मतलब क्या होता है. 18th सेंचुरी एडी हम इसको कह सकते हैं. ठीक है, एनो डोमिनी, आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट की कहानी है ये. 18th सेंचुरी का मतलब यहां पर है बेटा 1700 बिटवीन 1800, यानी 1700 एडी से 1800 बीच के जो ईयर्स होते हैं वो 18th सेंचुरी की ईयर कहलाएंगे. तो हमने यहां पर लिखा हुआ है कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लास्ट 18th सेंचुरी, कि आखिरी 18th सेंचुरी के लास्ट में फ्रेंच की सोसाइटी कैसी थी. ठीक है, हमको उनके बारे में जानना है. तो यहां पर जब कहानी आती है, अब देखिए हम इस स्थिति पर कैसे पहुंचे. 1789 पर ये फ्रांस का जो रेवोल्यूशन था वो कैसे आया. ठीक है, कहानी स्टार्ट हुई थी 1774 से, जब लुई 16 को सम्राट बनाया गया था फ्रांस का. उस समय इनकी एज सिर्फ 20 ईयर्स थी. काफी छोटी उम्र में फ्रांस के सम्राट बने. सम्राट बनने के बाद वहां पर इनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई. ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या हुई कि उस समय जब ये लुई 16 सम्राट बने, फ्रांस की गवर्नमेंट की ट्रेजरी खाली थी. ट्रेजरी का मतलब खजाना खाली था. एंड गवर्नमेंट को रन कैसे किया जाए, ऑफिशियल्स को सैलरी कैसे पे की जाए. ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ था, सबसे पहले आप देखें कि मैंने इसको समझाने के लिए आपके पास मैंने आपके लिए ये बनाया हुआ है कि सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट ऑन दैट टाइम. उस समय 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम. 18th सेंचुरी में सोसाइटी को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था, यानी 3 पोजीशन पे सोसाइटी को डिवाइड किया गया था, 3 पोजीशन पर बांटा गया था. ठीक है, पहला था क्लेर्गी का मतलब ये पादरी. ठीक है, मैंने हिंदी पर यहां पर लिखा हुआ है. पादरी का मतलब होता है बेटा जो चर्च में पूजा करते थे. ठीक है, नाउ द सेकंड नोबिलिटी का मतलब कुलीन वर्ग यानी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे. ठीक है, उनका एक अलग स्टेट था सोसाइटी में. एंड नाउ द थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रांस रेवोल्यूशन. ये तीसरा वर्ग ही फ्रेंच के रेवोल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था. ठीक है, तीसरे स्टेट को अगेन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट बिग बिजनेसमैन, लॉयर्स, कोर्ट ऑफिशियल्स एंड मर्चेंट्स. ठीक है, सेकेंड पार्ट में था पियसेंट्स एंड आर्टिसंस. एंड थर्ड पार्ट में था स्मॉल पियसेंट, लेबर एंड सर्वेंट्स. ठीक है, तो जब
तीसरे स्टेट को 3 पार्ट पर डिवाइड कर दिया गया। सबसे पहले पार्ट पर बिग बिजनेसमैन, बड़े बिजनेसमैन थे, लॉयर्स थे, कोर्ट के ऑफिशियल्स थे, मर्चेंट्स का मतलब व्यापारी थे, ठीक है। इसके सेकेंड पार्ट में हम जब आते हैं तो पीएसेंट्स यानी किसान थे, आर्टिसंस यानी दस्तकार थे, एंड स्मॉल पीएसेंट एंड लेबर सर्वेंट यानी सबसे लोअर वर्ग के लोग इस पर वर्क करते थे। अब प्रॉब्लम्स क्या आई, ट्रेजरी क्यों खाली हुई फ्रांस की, ठीक है, सबसे पहले आपको उसको जानना है। तो ट्रेजरी खाली होने का एक ही रीजन था यहां पर, ठीक है, यहां पर लिखा था कि फ्रेंच हेल्प्ड 13th कॉलोनी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंट टू द कॉमन एनिमी ब्रिटिशर्स, ठीक है, कि इनका एक कॉमन एनिमी था ब्रिटिश। उस समय ब्रिटिश ने काफी सारी कंट्रीज को गुलाम बना के रखा था, तो अमेरिका की जो 13th कॉलोनी थी, ठीक है, इन 13 कॉलोनी को अंग्रेजों से इंडिपेंडेंट कराने के लिए फ्रांस ने अमेरिका की हेल्प की, ठीक है। जब अमेरिका की हेल्प की तो वॉर में काफी ज्यादा पैसा उनका खर्च हो गया, ठीक है, बहुत सारा पैसा उनका खर्च हुआ, जिससे फ्रांस की ट्रेजरी खाली हो गई, ठीक है। लगभग उस समय इनके ऊपर, ठीक है, लगभग 1 बिलियन ऑफ लिवरे टू द डेब्ट दैट ऑलरेडी राइजन ऑन द मोर देन 2 बिलियन लिवरेज, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक वर्ड आया लिवरेज, LIVERES। लिवरेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आपको यह समझना होगा। लिवरेज वॉज द करेंसी ऑफ फ्रांस ऑन द टाइम, कि लिवरेज करेंसी थी, ठीक है। तो उस वार में उनके ऊपर 1 बिलियन लिवरेज का कर्ज आ गया, ठीक है, और ऑलरेडी फ्रांस उससे पहले 2 बिलियन लिवरेज के कर्ज पर थी, ठीक है। अब कहानी ये हुई कि जिन्होंने कर्ज दिया था फ्रांस को, ठीक है, उन लोगों ने फ्रांस के सम्राट को पुशअप करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अपना लोन वापस लेने के लिए, एंड 10% उसमें उन्होंने ब्याज भी लगा दिया, इंटरेस्ट भी लगा दिया, कि ये तो कर्ज था ही और साथ में इनको 10% एक्स्ट्रा देना था। अब फ्रांस गवर्नमेंट के लिए मुसीबत ये हो गई कि वो अब कर्ज कैसे चुकाए, ठीक है, कर्ज चुकाने के साथ साथ अपनी गवर्नमेंट को रन भी करना था। तो उन्होंने वहां के आम पब्लिक के ऊपर टैक्स लिवाइड कर दिया, ठीक है, टैक्स लिवाइड कर दिया। अब टैक्स जब लिवाइड कर दिया तो टैक्स पे कैसे करते हैं। अब देखिए यहां पर आपको यह समझ में आएगा कि 3 स्टेट जो सोसाइटी के बने थे, वो 3 स्टेट बनाने का मतलब क्या था, ठीक है। ये जो 2 आपको दिख रहे हैं ऊपर की, क्लेर्गी एंड नोबिलिटी, दीज आर द स्पेशल प्रिविलेजेस। इनके पास एक विशेषाधिकार था, ठीक है, कि किसी भी तरह का टैक्स ये पे नहीं करते थे गवर्नमेंट को, उस टैक्स से इनको छूट थी, ठीक है, ये प्रिविलेजेस था इनके पास। लेकिन प्रॉब्लम्स तीसरे वर्ग पर थी। जो तीसरा स्टेट था फ्रेंच सोसाइटी का ड्यूरिंग द लास्ट 18th सेंचुरी में, प्रॉब्लम्स इनके साथ थी कि गवर्नमेंट का सारा टैक्स इनको पे करना पड़ता था, ठीक है। उनको पे करने के साथ साथ एक वर्ड यहां पर लिखा है टाइथ, TITHE। टाइथ का मतलब यहां पर बेटा ये चर्च को दिया जाने वाला कर था, यानी ये जो कर था, ये जो क्लेर्गी वर्ल्ड है, क्लेर्गी स्टेट है, वो इनसे कर्ज कर दिया करते थे ये उनको, ठीक है। तो टैक्स जब ये पे करने लगे तो एक साथ ये 2 टैक्स पे करते थे। एक तो गवर्नमेंट को टैक्स दे ही रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ साथ ये क्लेर्गी जो स्टेट है उनको भी टैक्स दिया करते थे, ठीक है। टाइथ के बारे में यहां पर आपको बताया गया है कि लिखा है कि अ टैक्स लिव्ड बाय द चर्च कंपेरिजिंग 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ये जो टैक्स था टाइथ इनके द्वारा दिया जाता था, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का लगभग 10% हिस्सा जो था वो टैक्स के रूप में पे करते थे, ठीक है। तो जब टैक्स के रूप में पे करने लगे तो इनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ गया, ठीक है। एक्स्ट्रा बर्डन आने के साथ साथ प्रॉब्लम ये हुई कि ये लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, इनके लिए जीना मुश्किल हो गया था। जब इनके लिए जीना मुश्किल हो गया तो इन्होंने क्या किया कि भैया मरने से बेटर ये है कि क्यों ना रिवॉल्यूशन कर दिया जाए, ठीक है। तो सबसे मेन रीजन ये था, मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन यहां पर आपको बताया फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। इसके बाद हम यहां पर आगे डिस्कशन करेंगे कि आगे की कहानी क्या होती है इस पे, ठीक है। आगे जो हमारे पास होगा स्ट्रगल टू सर्वाइव होगा, कि सर्वाइव के लिए स्ट्रगल कैसे कर रहे थे वहां के लोग, ठीक है। इसके बाद ग्रोइंग मिडिल क्लास एविग्नेज ऑन एंड ऑफ प्रिविलेजेस, और इसके बाद फ्रांस में एक मिडिल क्लास सोसाइटी जनरेट हुई, ठीक है। धीरे धीरे करके ये रिवॉल्यूशन खत्म कैसे हुआ हम उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। हम जब नेक्स्ट अपन देखते हैं। थैंक यू।